सुप्रभात। थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हैं। चलिए प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज, प्लीज कम। आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आज में रहे, वर्तमान में रहे और हमारा आज का दिन सुकून में बीते, खुशी से बीते। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब की गार्जियन एंजल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और हमें ब्लेस कीजिए। हम जिस मकसद से इस दुनिया में आए हैं वो हमें पता चले, हम उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल सकें, उसी के अनुसार कर्म कर सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। हमें पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास हैं, सब हमारे आसपास हैं और आपकी ब्लेसिंग्स की शावर हम तक पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं उनकी जीवनदायिनी शक्ति के लिए। उनकी इस जीवनदायिनी शक्ति से हम स्वयं को हील कर सकते हैं और लोगों को हील करने में मदद कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनके बताए हुए मार्ग पे चल के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और उनके मार्गदर्शन की सतत हमें आवश्यकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।
माइक लग रहा है। आज कोई नहीं आया क्या? सब सो रहे हैं आज। नहीं, सॉरी, मैं बेटी की जा रही है, उसकी तैयारी में हूँ। मैं थोड़ी नहीं नहीं, लेट लेट ज्वाइन कोई करूंगी। कोई बात नहीं, कोई मतलब सुन रही हूँ, हाँ वीडियो नहीं ऑन कर रही। ठीक। कोई बात हाँ। नहीं। सब कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं, रात में जागरण हो जाता है, इसलिए नहीं उठ पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग हैं उतने लोग करेंगे मेडिटेशन। क्लैपिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी कंधे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए नया वीक शुरू। आज हम बात करेंगे चिंतन में नियंत्रण को छोड़ना, भावनाओं को लेट गो करना। अब नियंत्रण क्या है इसमें देखते हैं। जिंदगी में हम हर जगह कहीं ना कहीं नियंत्रण करते होते हैं, या अपने को नियंत्रित करते होते हैं या किसी दूसरे को नियंत्रित करते होते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। क्या नियंत्रण हमारे बस में है? नहीं है, लेकिन हम करते हैं। जो हमारे बस में नहीं है और यदि हम करते हैं तो अंत में क्या होता है? हमारे रिजल्ट मिलते हैं? हमको नहीं मिलते। जब हमें हमारे रिजल्ट नहीं मिलते तो क्या होता है? दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और बहुत दिनों तक यदि कोई चीज़ को हम नियंत्रित नहीं कर पाए तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सारे इमोशन की जड़ें कहीं और होती हैं, दिखाई कहीं और देता है। तो क्या नुकसान है नियंत्रण करने से? सबसे पहले नियंत्रित करना मतलब मेरे मन मर्जी का होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं चाय पीता हूँ तो मेरे घर में सब चाय पिए। मुझे लगता है मुझे बाहर टूर करना पसंद है तो मेरी फैमिली को मेरे साथ टूर करने चलना चाहिए। अब उनका मन नहीं है तो हम नाराज़ होते हैं कि तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम तो चलते ही हो। कहीं किसी जगह पत्नी को पसंद है, किसी जगह पति को पसंद है। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, तो हर की चॉइस भी अलग होगी। लेकिन हम क्या करते? थोपते हैं, परिवार में थोपते हैं, दोस्तों में थोपते हैं, ऑफिस में बॉस थोपता है। तो ये जो थोपना है, ज़बरदस्ती करना है, यही
नियंत्रण करना है। तो कितने जगह आप याद कीजिए जब जब आपने किसी चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और जब नहीं कोशिश आपकी सफल हो पाई तो कितना फ्रस्ट्रेशन आया। तो लाइफ का फ्लो बना कि घटा? घटा। घटा। तो लाइफ में यदि एनर्जी फ्लो अच्छा चाहिए तो हमें अपनी बहुत सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम कर पा रहे हैं वो सब चीज़ें। हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करते, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, ये भाव कहाँ से आया? क्योंकि आपने नियंत्रण करने की कोशिश की, उसने आपका नियंत्रण नहीं माना तो आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। हमारे समय में, आजकल अभी बातें बहुत होने लगी, हमारे समय में हम अपने पापा को कोई पलट के जवाब नहीं देते थे। पता चलता था कि ये बात सही नहीं है और नहीं देते, क्योंकि तुरंत कहा जाता था मुंह लड़ाते हो, जवाब देते हो, बड़ों की मर्यादा का पालन नहीं करते हो। तो हमने बचपन से क्या सीखा कि बड़े हमेशा सही होते हैं या बड़े हमेशा सही ना भी हो तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की पीढ़ी क्या करती, छोटा से छोटा बच्चा भी कहता नहीं पापा आप यहाँ गलत हो, नहीं मम्मी आप तो असर ठीक नहीं कर रही हो। फिर हम सोचते हैं कि क्या है ना, आज क्या ज़माना आ गया, बच्चे कैसा जवाब देने लग गए हैं। तो जब ये बात दिमाग में आती इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम उसको नियंत्रित करना चाहते हैं। फिर हम उनसे कहते भी हैं हमारे ज़माने में हमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा करते हो। तो हम क्या करते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये सही है, यही करो। और बच्चा अब अपना खुद का दिमाग लगा है, हर पीढ़ी पहले पीढ़ी से अपडेटेड आ रही है। हम सब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे ईमेल कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, गूगल से कुछ भी सर्च कर लेते हैं, अपने घर की पोजीशन निकाल लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हम आश्चर्य करते रहते हैं, हम नहीं कर पाते वो कर लेते हैं। इसका मतलब ये है ना कि उनका ब्रेन और शार्प होते जा रहा है और धीरे धीरे वो बच्चे जो हमारे सामने आ रहे हैं बहुत शार्प बच्चे आ रहे हैं। तो वो जब उनकी जो शार्पनेस है, उनका जो तेज ब्रेन है, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा आपकी हर बात को? नहीं करेगा। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मना करेगा, काम को मना करेगा या बोलेगा आप हमें तर्क दो, प्रूफ दो। तो हम क्या कहते हैं, तुम तो हर बात की प्रूफ मांगते हो। मांगेगा ना, क्योंकि वो बच्चा उस चीज़ को जान रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब बहुत परिवर्तन आया, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन आ रहा है। पहले तो कभी हुआ करता था 30-40 सालों में कोई परिवर्तन होता था, फिर 10-20 में हुआ कि 5-10 में हुआ, और आजकल तो मुझे लगता है महीनों में ही चेंज आ रहा है। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक कैलेंडर पलटता है, जनवरी की 1 तारीख आती है और पता चलता है कुछ ही दिनों में लगता है अप्रैल भी आ गया, मई भी आ गया। फील करते हैं इस चीज़ को कि बहुत तेज़ी से साल बीत रहा है। तो उस बीतते हुए साल के साथ हम यदि कन्वर्ट नहीं हो रहे, हम यदि फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? हम वहीं अटके रहेंगे। मेरा कहना नहीं मानता, मेरा नहीं सुनता, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरी सोसाइटी नहीं सुनती। जब हम ये कहते हैं इसका मतलब हम किसी को नियंत्रण में करना चाहते हैं। अब क्या होगा, आप ही अटकोगे, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अटके रहोगे, दिन भर सोचोगे मैंने तो कोई गलत बात बोली थी, मैंने तो एकदम सही बात बोली थी, इसने क्यों नहीं कहना माना, ये ऐसे ही है, उसने भी नहीं माना, उसने भी नहीं माना, उसने भी नहीं माना। अब आप ये सोच के नहीं माना सोच के अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए, क्योंकि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपका फ्लो रुक गया। तो इस तरीके से जब हम किसी को नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फ्लो रुकता है। तो अब इसके लिए हम क्या सोचें, क्या मैं हर चीज़ को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता हूँ? अपने दिमाग से 1 सेकंड आँख बंद कर सोचिए, क्या मैं हर चीज़ को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता हूँ? देखिए क्या जवाब आता है। यस। मेरा जवाब भी यस है, मेरा जवाब भी यस है। मुझे भी लगता है कि मैं सोचती हूँ ये मेरी मेडिटेशन क्लास पूरे लोग क्यों नहीं आए, ये मेडिटेशन क्लास समय पे क्यों नहीं आए, या आज मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते। तो हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं। अब आगे जाना है या रुके रहना है यहाँ पर? आगे जाना। आगे जाना है। तो सबसे पहले फिर से 1 सेकंड के लिए आँख बंद करिए और सोचिए, क्या मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ?
ये जो मेरी नियंत्रण करने की आदत है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ या कम कर सकता हूँ? अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये नियंत्रण करने की आदत को कुछ कम कर सकती हूँ? क्या मेरे बस में है? कर सकते हैं। जवाब आया हाँ, कर सकते हैं। अब जब जवाब आ गया हाँ कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने, फिर से आंख बंद करके सोचिए, क्या मैं अपने जीवन की घटनाओं पे, व्यक्तियों पे भरोसा कर सकती हूँ? क्या जवाब आया? कर सकते। कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो आप नहीं बदल पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा, बस मुझे अपने कर्म सही करना है। जब ये भाव मन में आने लगता है तो हमारा नियंत्रण खोने लगता है, नियंत्रण छोड़ने लगते हैं, तो विश्वास करना पड़ेगा। अब आप बताओ कि आपके घर में कोई नन्हा जीव आने वाला है, क्या आपके हाथ में है कि वो लड़का या लड़की आए? है क्या? मैं चाहता था मेरे घर लड़का आए, और फिर उठा पटक शुरू, लड़की आ गई तो उसकी मम्मी को तकलीफ देना, उस लड़की से प्यार नहीं करना, उस लड़की को दोष देते रहना कि तू लड़का क्यों नहीं पैदा किया। ये सब हमारे समाज में हो रहा है, होता आया, अभी थोड़ा सा कम जरूर हुआ होगा लेकिन होता आया। तो क्या उस महिला के नियंत्रण में था? आपके परिवार के नियंत्रण में था? नहीं था। तो एक्सेप्ट कर लो ना सीधे सीधे कि जो आया वो भगवान की मर्जी से आया, इसको हम अच्छे से पालेंगे पोसेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें और ऐसे कहिए, मृत्यु आपके हाथ में है। अभी एक लेटेस्ट घटना चल रही, बरगी जबलपुर के पास, जो क्रूज़ पलट गए, क्रूज़ में से लोग डूब गए। वो क्या सोच के निकले थे? एंजॉय करने निकले थे, खूब मजा करेंगे, खूब घूमेंगे और खूब सुंदर नर्मदा नदी के दर्शन करेंगे और मजे। और उसके वीडियोस भी आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, कितना एंजॉय कर रहे थे उन लोग। नाव क्रूज हिल रहा है लेकिन उन लोग मजे ले रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं लोगों के चेहरे पे हंसी है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, फोटो खींच रहे। उस किसी अगले पल का उन्होंने विश्वास किया था? सोचा था? नहीं सोचा था। एंजॉय कर रहे थे। अगला पल उनके नियंत्रण में था? नहीं था। नाव को नियंत्रित, वो क्रूज को नियंत्रित कर पाए? नहीं कर पाए। तो जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं, वैसे ही यदि हम किसी, कल्पना कीजिए कि किसी आप नाव में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं और जहाज बहुत हिल डुल रहा है, तो क्या करेंगे आप? जाके वो पायलट को चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे कैसी नाव चला रहे, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों? वो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम कर रहा है और सब के सब जाके उसके पास चिल्लाना शुरू करेंगे, तो वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो अपना काम कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है, और आप उसको नियंत्रित करना चाह रहे, ठीक से चला, ठीक से नहीं चला, ठीक से चला, ठीक से नहीं चला। या आप नियंत्रित करना चाह रहे कि इस समय जो नदी में लहरें उठ रही हैं या जो तूफान आया हुआ है वो रुक जाए। आपके सोचने से रुक जाएगा? नहीं रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है? उसमें सरेंडर होना है। अब जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा। तो बहुत सारे लोग सरेंडर कर भी देते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं देखना मुझे बाहर का कोई मंजर, और जो होगा, और अपना, कुछ लोग अपने ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में वो सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर कैसे होते हैं? अभी हम इसी घटना के जिसकी बात करें उसी को लेके चलते हैं। सबने कहा लाइफ प्रोटेक्टिंग वो जैकेट पहन लो, आपने पहन लिया। उसने कहा इसको पकड़ के रखो, आपने पकड़ लिया। उसने कहा डरो मत, आपने कोशिश की। आपने क्या किया? उस नाव में जो भी चलाने वाला है, जो भी निर्देश देने वाला है, उसके प्रति अपना सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तूफान आया है, हम नाव में हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो या तो प्रकृति के हाथ में है, या फिर वो जो नौका चला रहा है उसके हाथ में है, या फिर जो नाव में हम लोगों को व्यवस्थाएं कर रहा है उसके हाथ में है। तो यदि हम सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या हम बच पाएंगे? क्योंकि सरेंडर करने के बाद भी हम नहीं बच पा रहे, क्योंकि प्रकृति पे कंट्रोल किसी मानव का नहीं होता है। तो इस तरीके से ये तो बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें प्रोग्रेस करने से रोकती है, क्योंकि हम सरेंडर नहीं हो पाते और सोचते रहते ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
ये काम इसी तारीख पे हो जाना चाहिए, ये काम इसी समय हो जाना चाहिए। हम जो चाहते हैं मैडम वो नहीं होता, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। भी होता है तो सरेंडर, ये वाला भाव आएगा तो सरेंडरनेस आएगी ना। ये भाव आता कहाँ है? बहुत हारने के बाद आता है, जान दो अब जो होगा देखा जाएगा, जीवन में तो सब करके थक गया। तो यदि ये सरेंडरनेस आपकी लाइफ में पहले आ जाएगी तो क्या बेहतर नहीं होगा? इसका मतलब ये भी नहीं है, सरेंडर होने का मतलब ये भी नहीं कि हार मान के बैठ जाओ, अब कुछ नहीं करना, मुझे जो करेगा भगवान करेगा, नहीं, ये भी नहीं होना है। काम तो आपको अपना करना है, लेकिन रिजल्ट पे, ये फिर से गीता पे आ गई बात कि हमको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। रिजल्ट को लेके काम करना है, रिजल्ट को सोच के काम करना है, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे, आके कहते मेरा इंटरव्यू बहुत सुपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता, क्योंकि आपको पता नहीं है वहाँ इंटरव्यू देने वाले बच्चों में आपसे भी अच्छा किसी ने इंटरव्यू दिया होगा। वो आपको पता होता है क्या? नहीं पता होता। और आप यहाँ कहते, फिर क्या कहते हैं? बेईमानी हुई, कुछ पैसा खिला दिया होगा, अप्रोच होगी, किसी उस टीम के व्यक्ति का कोई बच्चा होगा। अब हम यहाँ दिमाग लड़ाते जाए, कौन होगा, यहाँ 420 ही हो गई, यहाँ फ्रॉड हो गया, ये तो दुनिया में ऐसे ही चलता है। अब आप ये सोचते सोचते 2 घंटे बिता दिए, आपने क्या किया? अपने फ्लो को 2 घंटे रोक दिया, आपका फ्लो रुक गया। उससे अच्छा ठीक है, इस इंटरव्यू में नहीं हुआ, मैं अगला इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ, ये इंटरव्यू शायद मेरे हाथ में नहीं था। आपने नियंत्रण छोड़ दिया। तो जब हम ऐसे नियंत्रण छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम तुरंत फिर सोचेंगे अब चलो दूसरा काम करते हैं, चलो नहीं तो दूसरे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, नहीं तो चलो इसी इंटरव्यू के लिए फिर से किताबें पढ़ते हैं, फिर से जाके देखता हूँ कि मैंने कहाँ गलती की। और जहाँ गलती नहीं भी हुई, नहीं समझ में आ रहा है, सोचेंगे कि अभी और मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है। तो इस तरीके से जब आप नियंत्रण छोड़ते जाएंगे तब जाके आप और फ्लो में आएंगे। तो कितनी सारी बातें हम सीख रहे हैं फ्लो में आने की। किसी के पास कोई काउंटिंग है इस चीज़ की? हम हर दिन 1 पॉइंट ले रहे हैं, इस तरीके से हम लगभग 20-25 पॉइंट के पास पहुंचेंगे। और वो 20-25 पॉइंट यदि हमारे लाइफ में आ गए तो हम फ्लो में आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से इस बैच का उद्देश्य यही है, अपने लाइफ को फ्लो में लाना। चलिए अब हम मेडिटेशन करते हैं। लेटिंग गो का मतलब है जहाँ हमारी शक्ति समाप्त होती है वहाँ से हमारा विश्वास शुरू हो जाता है। अब मेरे बस में नहीं, अब तो करेंगे। आप प्लेन में उड़ते हैं, आप क्या क्या कंट्रोल कर पाते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम कि वो जो पायलट बैठा है शायद वो आज पहली उड़ान पे है, कोई बताया जाता है आपको? आपको ये भी नहीं मालूम कि जो पायलट आज चलाने के लिए आया है उसके घर की स्थिति क्या है। हो सकता है उसके घर में उसकी पत्नी बीमार हो सकता है उसके घर में बच्चा बीमार हो, लेकिन वो ड्यूटी करने आया है। क्या उसकी मन स्थिति का उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है? पड़ने वाला। अब तो बिल्कुल, तो क्यों हम जैसे प्लेन में बैठते समय सरेंडर होते हैं, उसे लाइफ में सरेंडर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो सरेंडरनेस तब आएगी जब आप किसी पे नियंत्रण करना की आदत को छोड़ेंगे। तो हमारी आदत है, मेरा बच्चा है तो मेरे अनुसार ही चलना चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम छोड़ेंगे तब हम फ्लो में आएंगे। आज हम मेडिटेशन करेंगे गिल्ट फ्री होने का। सौभाग्य जी, लाइफ में कितनी जगह गिल्ट है? काफी जगह है, बहुत जगह गिल्ट है। काफ़ी जगह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम डेथ की ओर बढ़ते हैं, हमें सब दिखने लगता है। हाँ यहाँ मैंने गलती की, हाँ यहाँ मैंने गलती की। और कहते हैं, वो तो खैर एक्सपीरियंस की चीज़ है, जब हम मेरे साथ मौका आएगा तभी मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँगी। कहते हैं जी कि जब हम बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, तब एक एक चीज़ याद आना शुरू होती है।
तो ये वाला अनुभव तो उसी समय बता पाऊंगी तब तक बता नहीं सकती। तो मैंने फलाने के साथ गलत किया था, वो बोलने के लिए भी नहीं है, वो घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन याद आएगा और फिर माफ़ी मांगने की इच्छा होगी, पर हमारे पास समय नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी भोरी करेगा कब। तो माफ़ी मांगने की इच्छा हुई ना किसी से, मांग लो। प्यार करने की इच्छा हुई ना किसी से, प्यार कर लो। वो हमें शख्स ही नहीं रहा, वो शख्स ही नहीं रहा जिससे माफी मांगे तो फिर तो अब वो शख्स नहीं है, फिर भी माफ़ी मांगने की इच्छा हुई तो मांग सकते हैं। उसको याद कर लो, वो कहीं ना कहीं तो है, वो खोया थोड़ी ना है, वो दिख नहीं रहा है। बस कोई नहीं खोता, आत्मा सबकी यहीं घूम रही है, वो दिख नहीं रहा है तो माफ़ी मांग लो। जिस रूप में आपने उसको देखा था, जिस रूप में आप उसको जानते थे, उससे माफ़ी मांगो। तो गिल्ट फ्री होने के लिए भी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय का इंतज़ार क्यों करें कि वो समय आएगा तब मैं माफ़ी मांगूंगा। अरे आज से शुरू कर दो। और हमने शुरू कर दिया है, किया है ना। हमने 33 डेज मैनिफेस्टेशन में क्या किया था, थैंक यू बोला था। थैंक यू बोल के भी तो हम माफ़ी ही मांग रहे हैं। हम थैंक यू किसको बोलेंगे, जिसका काम हमें पसंद आएगा, जो लगेगा कि इसने मेरे लिए भला किया, उसी से हम थैंक यू कहते हैं, उसी काम को थैंक यू करते हैं। तो जब जब हम थैंक यू करते हैं, तब तब हम लेटिंग गो भी करते हैं। जब जब हम कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, हम लेटिंग गो करते हैं। और इन दोनों के बाद यदि हम उससे प्यार का इजहार करते हैं, हम उससे कहते हैं कि हम तेरे प्यार करते हैं, तो हम फ्लो में आ जाते हैं। तो वो जो ओपोनोपोनो जो प्रेयर है, जो 4 लाइनें हैं, वो 4 लाइनें जीवन की 1000 जगह फिट हो जाती है। उस 4 लाइनों में सारा संसार बसा पड़ा है। तो वो 4 लाइनों में 2 लाइनें तो हमारी लेटिंग गो की है, और 2 लाइनें जो बात की वो फ्लो की। समझ पा रहे मेरी बात को, है ना। आई एम जब सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, ये तो उसकी हो गई। और थैंक यू, आई लव यू हो गए फ्लो में आने फ्लो की। क्या आ गया, जब आपने किसी को थैंक यू किया, मतलब आपने पूरी तरह से माफ कर दिया। माफ कर दिया मतलब बाबा आप ऐसे मस्त हो, ठीक है मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं मस्त हूँ। और फिर आपने कह दिया आई लव यू, तो आपने अपनी प्यार की एनर्जी को बांटना शुरू कर दिया। आपने अपने हार्ट चक्र को बांटना शुरू कर दिया। 4 लाइनें हार्ट चक्र से रिलेटेड है। होपोनोपोनो प्रेयर जो है पूरी तरह से हार्ट चक्र पे ही फिट होता है। लेकिन कैसे, पहले वो प्योर करता है, पहले वो शुद्ध करता है, क्लीनिंग करता है। हार्ट चक्र की क्लीनिंग 2 वाक्यों से, उसके बाद बैलेंसिंग थैंक यू से, आई लव यू एनर्जी के बढ़ाने से। ठीक है, इस 4 लाइनों में सारा संसार है। यदि 4 लाइनें सबने बोलना शुरू कर दिया, बड़ा चेंज आएगा। ये जो भाई भतीजावाद है, ये जो तेरा मेरा तेरा मेरा का आजकल द्वंद्व चल रहा हुआ है कि ये मेरा व्यक्ति तेरा व्यक्ति, सबको समान लगने लगेंगे, धीरे धीरे समान लगेंगे। चॉकलेट बांटना है, 4 बच्चे बाहर के, 4 बच्चे 2 बच्चे आपके घर के। चॉकलेट छोटी बड़ी है, अच्छी बुरी है। अच्छी बुरी का मतलब थोड़ी महंगी सस्ती है। आप बांटते समय सोचते मेरे बच्चे को अच्छी वाली चॉकलेट दे दो, वो भाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। अरे बच्चे हैं, जिसको जो मिलना होगा मिल जाएगी। ये भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आपका हार्ट चक्र पूरा बैलेंस हो जाएगा। फील कीजिए, क्या मेरा हार्ट चक्र पूरी जगह बैलेंस है कि अभी भी उसमें भेदभाव है। माँ में बहुत होता है, माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते तो भेदभाव करती है वो। लेकिन जिस दिन माँ सोचेगी कि मैं इतने 2 की माँ नहीं हूँ, मैं जितने सारे दिख रहे सबकी माँ हूँ, तो क्या उस दिन चॉकलेट बांटने में भेदभाव होगा? उसके हाथ में जो आएगा वो देते जाएगी, देते जाएगी, देते जाएगी। और जब वो चॉकलेट किसको कौन सी जा रही है बिना सोचे समझे देगी, बस ये सोचेगी कि इसको मुझे देना है, इसको मुझे देना है, इसको मुझे देना है। हार्ट चक्र कैसे हो जाएगा? बड़ा। और हम इसी काम के लिए आए हैं। जब तक हमारा हार्ट चक्र एक्सपांड नहीं होगा, हमारे मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से हमको अपने हार्ट चक्र को मेडिटेट करके एक्सपांड करना है, बड़ा करना है। तब हम सब जीवों के प्रति सद्भाव संभाव सब रख सकते हैं। चलिए मेडिटेशन में
म्यूजिक शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, आंखें बंद कर लीजिए, पानी पी लीजिए पहले। लंबी गहरी सांस लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। मन को शांत कर लीजिए। फोकस कीजिए, दिमाग इधर उधर नहीं घूम रहा है, बस अपने सांसों पे केंद्रित है। आंखें बंद करके सोचिए, मेरे जीवन में जीवन के किस किस एरिया पे गिल्ट है, अपराध बोध है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ सच में गलती की है और वो गलती का मैं प्रायश्चित नहीं कर पाई। आज भी मन के कोने में कसक है, मैंने वैसा क्यों किया। क्या बात थी जो मैं उस समय वैसी घटना कर बैठा। मैंने क्यों किसी का दिल हर्ट किया। कौन सी घटना है जिसको लेके आज मुझे बहुत रिग्रेट्स होता है। याद कीजिए, जाइए बचपन में, याद कीजिए कौन सी गलती आज तक खलती है, आज भी याद आती है। और जब याद आती है तो मन को कोसने की इच्छा होती है, तकलीफ होती है, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने कभी स्कूल में टीचर का दिल दुखाया, कभी छोटी सी कोई चोरी कर ली, नकल मार के परीक्षा दी, मैंने पापा से बहुत बड़ा झूठ बोला, मम्मी का दिल दुखाया, बहन को परेशान किया। क्या हुआ था मेरे साथ जिसकी बात आज भी मुझे वैसे के वैसे ही याद है। लाइए दिमाग में उस घटना को। यदि बचपन का कोई गिल्ट नहीं है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, युवा अवस्था में आपने कहाँ कौन सी ऐसी बात की थी जिसको लेके आज भी आपको तकलीफ होती है। किसी दोस्ती को तोड़ा था, किसी का दिल दुखाया था, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप तोड़ी थी। क्या था जो आज भी अपराध बोध देता है, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। कौन सी घटना है वो? याद कीजिए, याद कीजिए वो कितनी तीव्रता से याद आ रही है। याद कीजिए उसके दृश्य कितने अभी भी चमकदार हैं या धुंधले हैं। क्या उस घटना में कोई आवाज थी? जब उस घटना याद आएगी तो उस घटना से रिलेटेड लोग याद आएंगे, वो जगह याद आएगी जहां ये घटना हुई थी, वो साउंड याद आएगा, वो दृश्य याद आएगा। कितने तेजी से आपको याद आ रहा है।
वो घटना कल की भी हो सकती है, वो घटना 2 महीने पहले की भी हो सकती है। आज हम अपने इस गिल्ट को छोड़ेंगे, क्योंकि ये गिल्ट मुझे फ्लो में नहीं रहने देगा। बार बार याद दिलाएगा कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गलती ऐसी है कि मैं किसी को बता भी नहीं रही हूँ। मन ही मन ये अपराध मुझे तकलीफ दे रहा है। फील करते रहिए इस तकलीफ को। क्या आज भी उस घटना के याद आते ही वही तकलीफ हो रही है, वही दर्द हो रहा है, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है? मुझे ऐसा नहीं कहना था। उस दिन मुझे क्या हो गया था? मेरी आवाज में बहुत ज्यादा क्रोध था, मेरे चेहरे के भाव बहुत ही बेकार थे। मेरे सामने वाले को कितनी तकलीफ हुई होगी, न जाने मैंने गुस्से में उसे क्या क्या कह दिया। उस दिन मुझे उसकी गलती बहुत बड़ी नजर आ रही थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ तो लगता है वो सामान्य सी गलती थी। मैं उसे इग्नोर कर सकती थी, लेकिन मैंने इग्नोर नहीं किया। याद आता है उसका चेहरा, मेरे बोलने के बाद उसका चेहरा कितना दुखी हो गया था। वो चेहरा भूलता नहीं है, पर मेरे बस में नहीं था, मैं कंट्रोल में नहीं थी। मैं गुस्सा करते चली गई, बहुत गुस्सा किया मैंने। सामने वाली की सुनी नहीं और मैंने दोस्ती खत्म कर दी, रिलेशन तोड़ दिया। उसके बाद याद करूं तो कोई दिन अच्छा नहीं गया। हर दिन मुझे वो दोस्ती याद आती रही, हर दिन मैं परेशान होती रही। आज मेरे हृदय में बहुत आघात लगा है। मैं समझ नहीं पाई, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे इतना नहीं बोलना था, मुझे इतना दुखी नहीं करना था। आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। अब मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ तो मैं उसके पास नहीं पहुंच सकती। उस इंसान का चेहरा मेरे आंखों में बार बार घूम रहा है। मन बेचैन है, काश मेरे सामने आ जाए तो मैं पैर पकड़ के माफी मांगू, मैं रो लूं उसके आगे, पर बेबस हूं। वो इंसान तो है ही नहीं। कैसे माफी मांगू? कैसे मुझे माफी मिलेगी? क्या मेरे मृत्यु तक मेरा ये अपराध मेरे साथ जाएगा? इस अपराध बोध से मैं दब रही हूं। मुझे मुक्त होना है। जब तक उस व्यक्ति की माफी मुझे नहीं मिल जाती, मैं बेचैन हूं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आज भी वो पिक्चर वैसे ही क्लियर है जैसे अभी अभी घटना हुई हो, जैसे मैंने अभी अभी उसके ऊपर अपना क्रोध उतारा हो। और जब जब मैं सोचती हूँ मेरे आंखों से आंसू आते हैं, नर्वसनेस आती है, मन खिन्न होता है, कुछ करने का मन नहीं करता। दिमाग पे बहुत जोर डालने के बाद भी कुछ होता नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं
जिसको लेके मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप को दोष देती हूँ और कहती हूँ कि मैं अपराधी हूँ। मेरा मन मुझसे कहता है मैं अपराधी हूँ। मेरे कानों में ये आवाज गूंजती है कि तू अपराधी है, और लगातार इस गूंजती आवाज से मुझे घबराहट होता है। मुझे बेचैनी होती है, कहीं भाग जाओ ऐसा मन करता है। भाग के कहाँ जाऊंगी, मेरा मन हमेशा मेरे साथ ही तो होगा। मुझे अपने मन को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इस अपराध बोध के साथ मैं जी नहीं सकती। इस अपराध बोध को मुझे छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने का आसान तरीका है सामने वाले से माफी मांगना। और यदि सामने वाला माफ कर देता है तो मैं गिल्ट फ्री हो जाऊंगी, मेरे मन का बोझ हट जाएगा। कितनी माताएं जो सर्विस करती हैं, उनको गिल्ट है कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती। कितने पिता को ये गिल्ट है कि मैंने अपने बच्चों के बचपन को समृद्ध नहीं बनाया, उन्हें कंफर्टेबल लाइफ नहीं दी। कितने पुरुषों को इस बात का अपराध है कि मैं अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाया, नौकरी के कारण बाहर रहा। कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि उनका प्रियजन इस दुनिया में अब नहीं है और वो सेवा नहीं कर पाया। जिंदगी के हर पहलू में गिल्ट है। आपको कितना गिल्ट है, फील कीजिए। इस गिल्ट को रिमूव करना बहुत जरूरी है, वरना हम लाइफ में फ्लो नहीं कर पाएंगे, हम स्टक हो जाएंगे। जब जब ये गिल्ट याद आएगा हम पीछे जाएंगे। तो आज कोशिश करते हैं हम अपनी उन पुरानी यादों को जो हमें तकलीफ देती है, उसको लाइफ के स्क्रीन से मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और ऐसा डिलीट करते हैं कि दोबारा याद ही ना आए। अपने गिल्ट को सामने लाइए, उसकी इंटेंसिटी को फील कीजिए, उसके पिक्चर को फील कीजिए। वो लाइट है, वो डार्क एंड ब्लू, ब्लैक एंड वाइट है या कलरफुल है, उसमें मूवमेंट है या वो रुका हुआ है, उसमें साउंड है, स्टिल है। याद कीजिए परिस्थितियां क्या थी। आपने जो किया वो परिस्थिति वश होके किया, आपका बस नहीं था, इसलिए आपसे गलती हुई। और हर गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। आज वो व्यक्ति आपके सामने है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी वाइब्रेशंस उस तक पहुंच सकती है यदि हम सच्चे दिल से अपनी फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन को वहां तक पहुंचा दें। रिमूव कीजिए अपने स्क्रीन से उन यादों को। माफी मांगिए, उस घटना से माफी मांगिए, उस व्यक्ति से माफी मांगिए, उस स्थान से माफी मांगिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई,
मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो चुकी है। वो समय वापस नहीं आएगा, वो दिन वापस नहीं आएगा, वो मेरे मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आएंगे। हम और आप शायद मिल भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज 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 फॉरगिव मी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए कि सामने वाले ने आपको माफ कर दिया। रिलैक्स कीजिए अपने कंधों को, रिलैक्स कीजिए अपने पैरों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया, थैंक यू में दिखाई देना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे माफ कर दिया, मैं हल्का हो चुका हूँ, मेरा बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं अपनी गलती की सजा बहुत लंबे समय से भुगत चुका हूँ। इस अपराध बोध ने मेरी लाइफ को स्टक किया था और आज इस माफी के साथ मैं फिर से फ्लो में हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। सोचिए आपके दोनों हाथ सामने वाले के गले में है, आप उससे कस के चिपके हुए हैं, दिल से कह रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अब यदि सोचिए सामने वाला भी नाराज है, लेकिन आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है। जब आप हग करते हैं तो आपका हार्ट सामने वाले के हार्ट से टच हो रहा है, डायरेक्ट टच हो रहा है। आपकी फीलिंग सीधा उसकी फीलिंग से जुड़ने लगी है और जो फीलिंग आपकी जा रही है, यूनिवर्स हमेशा वही फीलिंग वापस करता है। आपने कहा आई एम सॉरी, सामने वाले की वाइब्रेशन आई आई एम सॉरी टू। दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। इस आई लव यू के बाद अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से हार्ट चक्र बड़ा हो रहा है, फील कीजिए। एकदम हल्कापन फील कीजिए। एक एक करके ऐसे ही गिल्ट को हमें बाहर करना है। एक सिचुएशन है जब आपको पढ़ने जाना था और आपके घर में परमिशन नहीं मिली। आज भी उस बात का गिल्ट है। उस सिचुएशन से गिल्ट फ्री होते हैं। लाइए उस सिचुएशन को सामने, याद कीजिए जब आपने डिमांड की थी मुझे बाहर जाके पढ़ना है और घर में क्या रिएक्शन आया था। मम्मी ने इमोशनल बॉन्डिंग लगाना शुरू कर दिया, पापा ने पैसों का बहाना बनाना शुरू कर दिया, या सिचुएशन सच में वैसी ही थी पर आपको उसको लेके क्रोध है, आपके मन में तकलीफ है कि मैंने पिताजी को गलत समझा। आज उस गिल्ट से फ्री होते हैं, उस सिचुएशन से फ्री होते हैं। उस सिचुएशन को कहना है आई एम सॉरी, वो कंडीशन वैसी थी मैं समझ नहीं पाया और उस परिस्थिति को लेके आज ही बैठा हुआ हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू। मैं उस परिस्थिति से भी प्यार करता हूँ।
अब मेरे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं वो मेरे अनुसार हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फ्लो में हूँ। उस परिस्थिति को जो मेरे फेवर की नहीं, मैं तुरंत आगे निकल जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप से थैंक यू कहिए कि मैं गिल्ट फ्री हो चुका हूँ। यूनिवर्स से कहिए थैंक यू, मुझे गिल्ट फ्री करने के लिए। अपने लाइफ पार्टनर से कीजिए थैंक यू, मुझे गिल्ट फ्री करने के लिए। अपने दोस्त से कहिए थैंक यू, मुझे गिल्ट फ्री करने के लिए। उस समय को कीजिए थैंक यू जो कुछ सिखा के गया, गिल्ट फ्री करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। पूरे शरीर को शांत होते हुए देखिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने शरीर को पावरफुल बनते हुए देखिए। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आज कहीं कोई गिल्ट नहीं है। मैंने अपराध नहीं किया, परिस्थितियां बन गई इसलिए मुझसे गलतियां होती चली गई, और आज मैंने माफी मांग ली है और मुझे माफी मिल भी गई है। और उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से मैं प्यार करने लगा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स, मुझे गिल्ट फ्री करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, 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 शुक्रिया। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए। और प्यार से अपनी आंखों को खोलिए कि स्माइल के साथ। हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे फिर कोई गिल्ट फील हो। इससे भी ध्यान देना जरूरी है। ये अवेयरनेस है और इसी के लिए हमने मेडिटेशन किया है। लेकिन कई बार हमारी परिस्थिति हमारे बस में नहीं होती ना, जी जी, तो गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियों को एक्सेप्ट करना, लेट गो करना और आई लव यू बोलना, वॉश हो जाएगा। आप अपने बाथरूम को रोज क्लीन करते हैं ना, आप अपने सो के उठने के बाद या सोने के पहले चादर को ठीक करते हैं ना, ये भी उतना ही है। एक हैबिट में आ जाए कि आज दिन भर में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, माफी चाहता हूँ। मैंने किसी को परेशान किया हूँ, माफी चाहता हूँ। अपने आप से माफी मांग लो, हम गिल्ट फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये निगेटिव इमोशन को हमको रिमूव करना है, और जब हमारा निगेटिव इमोशन रिमूव होगा तभी हम फ्लो में रहेंगे। हैप्पी, हैप्पी, आई एम हैप्पी। सब लोग इस बैच में बहुत सुस्त हो गए हैं या बोर हो गए हैं, क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, या क्या मजबूरी है वो भी नहीं मालूम, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। चलिए, इस एनर्जी को लेकिन हम अगले बैच तक नहीं लेके जाएंगे। हम अगले बैच में बहुत एनर्जेटिक होके काम करेंगे। आई एम हैप्पी, हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। चलिए मिलते हैं फिर कल। आज इतना ही, नमस्कार।